मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है हिस्ट्री की क्लास में। यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है पार्ट 3। जैसे कि हमने पहले की जो 2 वीडियो में देखा, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है जो सिस्टम लागू हुआ था मोनार्की सिस्टम, उसके बाद धीमे धीमे घटनाएं बढ़ती गई, फिर यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो निर्माण होने के साथ क्रांति कैसे हुई और इनकी किस तरह की क्या भूमिकाएं रही। तो इनमें कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा है, कुछ लोग हैं विशेष जिनका महत्व रहा है। तो हम स्टार्ट करते हैं जो पिछली वीडियो में था, उसके बाद मैसनी से, ज्यूसेपी मैसनी। इसका जन्म 1807 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था और 24 वर्ष की आयु में ही इतना बड़ा एक विचारधारा से प्रभावित होकर इससे लोग जुड़ने लगे, क्योंकि इसने एक ऐसी विचारधारा बनाई कि जिसमें युवाओं को महत्व दिया गया। और उसके साथ ही जैसे इसमें यंग यूरोप और यंग इटली, ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसके साथ पहले यंग इटली का यंग यूरोप, तो यंग यूरोप की जो स्थापना होती है वो होती है 1833 में। और इसमें जो संगठन थे वो काफी जुड़ने लगे। अब उसमें जो बदलाव आए वो किस तरह थे, उस बदलाव में अहम भूमिका रही कुछ क्रांतिकारी विचारधाराओं की और कुछ जो संगठन थे जिसमें कृषक और मजदूर और बाकी के कुछ मध्यम वर्ग की भी अहम भूमिका रही। वो आपको आगे थोड़ा देखने को मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि हमने पढ़ा उदारवादी और रूढ़िवादी और बीच में एक आया था मध्यम वर्ग। तो उदारवादी जो संगठन है इसकी शुरुआत कहां से होती है, जब मोनार्की सिस्टम लागू था पहले राजतंत्र। तो राजतंत्र को हराया किसने, तो कुछ रूढ़िवादी विचारधारा के लोग थे, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ। फिर जब रूढ़िवादियों ने क्या था कि वो भी उसमें देखा आपने, उसमें नेपोलियन का होता है, उसने देखा था नेपोलियन ने एक संहिता बनाई थी, तो नागरिक संहिता जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। उसमें राजतंत्र को हटा, लेकिन पूरी तरह से जो स्वतंत्रता थी वो नहीं मिल पाई। उसमें जैसे कुछ चीजें थी, उसमें सेंसरशिप, उस पर प्रेस पर रोक लगा दी और सीमा का विस्तार करना शुरू किया। तो वो एक तरह से फिर से मोनार्की सिस्टम ही लागू हो गया। हालांकि उस राजतंत्र को जो छोटे छोटे राजा थे उनसे तो हटा, परंतु फिर भी एक तरह से तानाशाही सिस्टम भी था। तो उसके बाद उदारवादी, जैसा कि नाम से हम समझ रहे हैं, उदारवादी और लिबरल जो एक सामान्य विचारधारा के लोग हैं, जिसमें सभी का सामंजस्य, सभी को भागीदारी हो, उस तरह के विचारों का समावेश। इसमें हमें देखना है कि जो राष्ट्रवादी विचारधारा, इसका जन्म कहां से हुआ। जब रूढ़िवादियों में क्या था, रूढ़िवादी से जैसे देखते कि पुरानी परंपराओं को जारी रखना, और इसमें जो सामंजस्य था वो आम जनता के लिए था, जिनमें सभी की भागीदारी हो। जैसे कि बाद में हुआ वोट डालने का अधिकार है, तो हमने देखा यहाँ पर जो तीसरे स्टेट का वर्ग था उसमें नहीं था। जो मजदूर और श्रमिक थे वो वोट नहीं डाल सकते थे। बाद में पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिला, महिलाओं को भी नहीं मिला। अब इसमें जो अगला आता है पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग। पढ़ा लिखा वर्ग से मतलब है जिसमें डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, और इसमें बहुत अहम भूमिका थी इसी वर्ग की, जो कि शिक्षक थे, वकील थे और भी जो पढ़े लिखे लोग थे। उन्होंने इस विचारधारा को बहुत अपनाया, जो उदारवादी विचारधारा थी। और उनका मानना था कि जो पुरानी परंपराएं हैं उनको तोड़कर एक नया सिस्टम होना चाहिए, जिसमें सभी के लिए समान अधिकारों का समावेश हो। जो इसमें आया है, इसके बाद अगला टॉपिक रूमानी कल्पना राष्ट्रीय भाव। अब हम ये देखेंगे रूमानी कल्पना क्या है। एक ऐसी विचारधारा उस समय के लोगों के अंदर थी कि कैसे आजादी
और इसके साथ साथ जो उसमें लोक नृत्य थे और जो कुछ गाने थे जो जैसे देशभक्ति वाले, तो कुछ छोटे छोटे संगठन थे वो भी उसमें जुड़कर आपस में एक कल्पना कर रहे थे। जैसे कि एक बुक यूटोपिया के बारे में पढ़ाया था मैंने, उसमें एक चित्र बना हुआ है, उसी चित्र में काफी कुछ इस तरह के विचारों को दर्शाया गया है, वो आप उसमें देखें, उससे समझ में आ जाएगा। उसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है भूख कठिनाइयां और जन विद्रोह। यहाँ से इसकी शुरुआत कैसे हुई? जब यहाँ पे जो क्रांतियों का दौर चल रहा था, तो उसी समय पर एक फ्रांस में जो बड़ी, यहाँ फ्रांस का नाम इसलिए लिया कि फ्रांस से ही यूरोप में क्रांति की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जब अकाल पड़ा और लोग राष्ट्रीय भावना के लिए तो चाहते थे, लेकिन भूख भी एक बड़ी समस्या थी और भी कई तरह की कठिनाइयां थी। और जन विद्रोह ये राजाओं के लिए जो उस समय में शासन थे, उसके बाद जब शासन हटा तो जैसे देखा कि रूढ़िवादी विचारधारा आई, उसके लोग आए, वो ये तो चाहते थे बदलाव हो, परंतु पूरी तरह से बदलाव नहीं चाहते थे, वो चाहते थे राजतंत्र बहाल हो। और तो जनता इसका विद्रोह, उनको भी इसका विद्रोह झेलना पड़ा। फिर बाद में उदारवादियों में भी कुछ विचारधारा जो थी वो पूरी तरह से नहीं थी। जैसे महिलाओं के लिए भी कुछ कोई मतदान का प्रावधान नहीं रखा गया। इसका जो ग्रामीण आबादी एक और जो उस समय में समस्या है, और यहाँ से जो उदय होता है यूरोप में, वो देखते कि जो ग्रामीण आबादी थी, जब वहां पे हुकूमती अकाल पड़ा तो वहां से जो पलायन हुआ लोगों को, वो शहरों की तरफ हुआ। और वहां पे उस समय पे जो इंग्लैंड था वो अर्थव्यवस्था को, औद्योगिक अर्थव्यवस्था में काफी अच्छा माना जा रहा था, तो लोग वहां से उसकी तरफ भी पलायन कर रहे थे। तो ज्यादातर जो ग्रामीण आबादी थी वो कहां पर जाकर बस गई? शहरों में। इसके बाद जो यहाँ पर कृषक विद्रोह होता है, इसके बाद कृषक विद्रोह हुआ था 1848 में। ये क्यों हुआ? क्योंकि अधिकांश जो आबादी थी वो भूखमरी के कारण शहरों में पलायन कर गई। उन्हें लगा कि वो उद्योगों में काम करके अपना पेट भर सकती है। तो यहाँ पर जो कृषकों की जो स्थिति थी वो काफी गंभीर इसलिए हो गई कि जो बार बार जो सिस्टम बदला, जैसे रूढ़िवादी विचारधारा आई, उसके बाद राष्ट्रवादी उदारवादी विचारधारा आई, तो इनके बीच में कहीं ना कहीं किसानों की अनदेखी हुई और उनके लिए अभी भी उतने अधिकार नहीं मिले थे। तो ये बहुत बड़ा एक संगठन बनने लगे कई छोटे छोटे, और अपने अपने तरीके से लोग विद्रोह करना उन्होंने शुरू कर दिया। तो उस विद्रोह का क्या परिणाम मिला कि जब उदारवादी विचारधारा फिर से आई, तो देखो 21 वर्ष में एक नया प्रावधान हुआ यहाँ पर कि जितने भी वयस्क हैं, जिनकी आयु 21 वर्ष हो चुकी है, उन सभी को वोट डालने का अधिकार मिल चुका था। और इसी वोट डालने के अधिकार के कारण एक नई परिकल्पना जो आजादी की लोगों के सामने आई। क्योंकि अभी तक क्या था कि जो अपनी आय का 10% टैक्स भरता था वही मतदान कर सकता था, और जिसमें निचला तबका इस अधिकारों से वंचित था। फिर आपको ये इसके बाद जो घटना 1848 में जो कृषक विद्रोह हुआ था, उसके बाद उदारवादियों की क्रांति हुई। इनमें भी क्या था, उदारवादी में भी कई तरह की विचारधाराएं थी। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये तो चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम खत्म हो जाए, राजतंत्र ना रहे, और रूढ़िवादी जो विचारधारा थी उसको भी हटा दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर अभी भी कुछ जो कमियां थी वो क्या थी, जैसे महिलाओं को पूरी तरह से आजादी नहीं मिली थी, उनको संसद में चुनने की आजादी नहीं थी, उनको मतदान की आजादी नहीं थी। और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं जिसमें जैसे कृषक विद्रोह और इनसे संबंधित इनकी जो समस्याएं थी वो नहीं सुनी जा रही थी। उदारवादियों में भी अंतर्गत विद्रोह हुआ कि कुछ उनके पक्ष में थे, कुछ इस पक्ष में थे कि इनको, जैसे महिलाओं को वोट डालने के पक्ष में थे कुछ उदारवादी, कुछ इसमें थे कि महिलाओं को ना मिले लेकिन पुरुषों को मतदान का अधिकार रखा जाए।
इसके बाद जो हमारा लास्ट अभी इसमें टॉपिक है, जो पॉइंट है, वो है प्रेस की स्वतंत्रता एवं संगठन बनाने की आजादी। ये बहुत अहम भूमिका से है, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जब सेंसरशिप लगा दी जाती है किसी भी देश में, तो सेंसरशिप में क्या होता है कि आप जो उस समय जो सत्ता में है, चाहे वो राजा हो या कोई सरकार हो, तो आप उसके खिलाफ कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप उसके खिलाफ लिखेंगे, आप उनके विचार को सिर्फ अच्छा लिख सकते हैं, उनके खिलाफ लिखेंगे तो आपको सजा का प्रावधान है। तो सेंसरशिप जो लगाई गई थी, इसकी वजह से क्या था, क्रांतियों को, क्रांतिकारी विचारधारा को रोका जा रहा था, लेकिन लोग फिर भी अपनी बातों को किस तरह से रख रहे थे कि छोटे छोटे गुप्त संगठन बनाकर और पर्चे बांटकर उनके माध्यम से। तो इस तरह से उन्होंने फिर ये मांग रखी कि उसको कानूनी तौर पर उसको रखा जाए, जो संगठन है, संगठन को बना सकते हैं और वो क्रांतिकारी विचारधारा के लिए भी अपना योगदान दे सकते हैं। मतलब जो जैसे कि जुलूस निकालना, कहीं पे सभाओं का एकत्रित होना, इस तरह की विचारधाराओं को रखा गया था। और इसी के साथ मैं इस वीडियो में आपसे एक छोटा सा होमवर्क दूंगा कि किस तरह से जो क्रांति है वो एक नया रूप ले सकती थी। जैसे कि आपने देखा तो अलग अलग विचारधारा आई, यहाँ पे रूढ़िवादी और उदारवादी, इनके बीच में क्यों मतभेद रहा, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को भी लिखकर देना है।